हिमाचल में मॉनसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, और जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बीती रात को भी तेज़ बारिश हुई है। और इसके साथ साथ अगर राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ भी रात को बारिश हुई, हालांकि अभी रुकी हुई है। फिलहाल पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ छोटा शिमला क्षेत्र का ये पूरा का पूरा नज़ारा है। बादल जो हैं पूरी तरह से घिरे हुए हैं, लेकिन अभी बारिश जो है वो थम गई है। हालांकि कुछ देर पहले तक रुक रुक कर बारिश हो रही थी, और अभी भी अगर बात करें तो रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान है। और मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसमें आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि भारी से भारी बारिश हो सकती है। बारिश अब आफत बन गई है। इसका उदाहरण यही है कि जो ढली का क्षेत्र है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ और उसमें एक युवती की जान गई है, 2 घायल हैं, उनका इलाज आईजीएमसी में चल रहा है। वहाँ पर ढली टनल का क्योंकि चौड़ाकरण हो रहा है, और इसलिए वहाँ पर सड़क के लिए पहाड़ी की कटिंग हुई थी, और रात को जब बारिश हुई तो उससे लैंडस्लाइड हुआ, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी, उसमें कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुँचा हुआ है। हालांकि पर्यटक भी शिमला में बड़ी संख्या में है। ऐसे में पर्यटकों के लिए जो प्रशासन की एडवाइजरी है कि वो ऐसे स्थानों की तरफ बिल्कुल ना जाए जहां पर बादल फटने की घटना हो सकती है या फिर लैंडस्लाइड हो सकता है। लेकिन पूरे हिमाचल की बात करें तो आज 3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बादल फटने, बाढ़ आने की घटना हुई है। खासतौर पर कुल्लू की बात करें तो 2 जगह बादल फटे हैं, जिसमें एक मलाना प्रोजेक्ट है वहाँ पर, दूसरा चोज वैली है वहाँ पर जो है वो बादल फटा है, और कुछ लोग वहाँ पर लापता भी है। इसके साथ साथ किन्नौर में भी बाढ़ आई है। हालांकि जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसमें 48 घंटे तक ये ऑरेंज अलर्ट रहेगा, और उसमें यही कहा गया है कि लोग एहतियात बरतें, प्रशासन भी एहतियात बरते, मौसम देखकर ही घर से बाहर निकलें, और ऐसे स्थानों से जाने से बचें जहां पर भूस्खलन का खतरा रहता है या फिर चट्टानें जो है वो गिरने का खतरा वहां पर रहता है। तो ऐसे स्थानों से आप दूर रहें। खासतौर पर पर्यटकों की बात करें तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण एडवाइजरी रहेगी, लेकिन लोगों के लिए भी एडवाइजरी ये है कि नदी नालों का पानी बढ़ जाता है। ऐसे में अपने जो मवेशी हैं या फिर खुद लोग जो जब नदी बहती है, तेज़ पानी होता है, बाढ़ आती है तो उसमें लकड़ी भी बड़ी संख्या में आती है, और लोग उस लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए नदी किनारे जाते हैं, और कई बार जान जो है वो खो बैठते हैं। तो ऐसे में इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब बारिश हो रही हो, बाढ़ नदी में हो, तो आप नदी किनारे बिल्कुल भी ना जाएं। और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी है, और मौसम विभाग ने भी प्रशासन को इस बारे में अलर्ट किया है कि ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। उत्तर भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस वक्त मैं हथनीकुंड बैराज पर मौजूद हूँ, जहाँ अक्सर दिल्ली और पश्चिमी यमुना नहर की तरफ पानी छोड़ा जाता है। मैं तस्वीरों में आपको दिखा देता हूँ। ये जो हथनीकुंड बैराज है, ऊपर मैदानी इलाकों से, यहाँ से हिमाचल के ऊपरी इलाकों से यहाँ पानी आता है, और जो ये तस्वीरें हैं यहाँ से पानी को अक्सर डाइवर्ट किया जाता है दिल्ली की तरफ, लेकिन फिलहाल इतना पानी मौजूद नहीं है कि दिल्ली की तरफ फिलहाल पानी छोड़ा जाए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि करीब 334 मीटर अभी पानी है यहाँ पर, तो अभी इतना पानी नहीं है कि आगे की तरफ छोड़ा जाए। मेरी दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरों में देखोगे तो ये यूपी की तरफ पानी को उधर डाइवर्ट किया जाता है, जो ईजेसी नहर के नाम से पहचान की जाती है। वहीं हमारी तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखाना चाहेंगे पश्चिमी यमुना नहर की तरफ, यहाँ पर पानी को डाइवर्ट किया जाता है। हालांकि अभी पानी छोड़ा हुआ है, लेकिन पानी इतना है कि वह नियंत्रित है। इस वक्त हमारे साथ शेर सिंह जी हैं जो गेज रीडर हैं, उनसे ही यहाँ के ताज़ा हालात जानते हैं। सर, अभी जो है हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है, क्या है ताज़ा तस्वीर? सर, अभी तो हमारे पास खबर तो है, अभी पहाड़ी जो एरिया है उसमें बरसात है। इधर उत्तराखंड में भी है, हिमाचल में भी है, पर अभी तक हमारे पास पानी नहीं आया, पानी नहीं पहुँचा। पानी पहुँचने में तो टाइम लगता है। वैसे भी अभी बरसात शुरू हुई है, पहले बहुत ज़्यादा खुशक मौसम था, पानी जितना वहाँ से चला, बरसात अब फिर बंद होगी, तो पानी तो थोड़ा ही पहुँचेगा, ज़्यादा नहीं पहुँचने का हमारे पास। कब तक पहुँचने की उम्मीद है? तो रात तक किसी टाइम भी पहुँच सकता है। तो कितना पानी आने की उम्मीद है? उम्मीद तो ये अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, तो कितना पानी आएगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वैसे हम तैयार हैं, जितना भी पानी आएगा उसके लिए हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सभी इंतजाम किए हैं। इससे पहले जो पहली बारिश आई थी उसमें भी पानी को छोड़ा गया था, करीब 38,000। उसमें से ये नहरों का पानी पूरा हो गया था, एक दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 तारीख को। उसके बाद 17,555 पानी हमें जमुना में दिया था उसने, 1 घंटा। उसके बाद पानी खत्म हो गया, पानी आई नहीं उसके बाद।
तो ये थे शेर सिंह जी, जिनका कहना है कि अभी हिमाचल के मैदानी और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन इतना खतरे की बात नहीं है जितने की होनी चाहिए। फिलहाल पानी को अभी हथनीकुंड बैराज पर इतना पानी मौजूद नहीं है कि किसी भी तरह की दिल्ली या जो पश्चिमी या यमुना नहर में जो पानी छोड़ रहा है किसी भी तरह की खतरे की कोई बात हो। इस वक्त हमारे साथ एक पर्यटक भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर आप यहाँ पर घूमने आए हो? जी घूमने आए हैं। अच्छा मौसम हो रहा है। वैसे तो प्रशासन ने ज़्यादा बारिश का अलर्ट किया हुआ था, लेकिन फिलहाल सुबह बारिश हुई है। बारिश के बाद अब मौसम सुहावना हो गया है, उमस से राहत मिली है। तो यहाँ पर पर्यटक भी घूमने आए हैं। अक्सर यहाँ पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। जब कभी भी यहाँ बारिश होती है या पानी मैदानी इलाकों या पहाड़ी इलाकों से ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पर पर्यटकों का जमावड़ा लग जाता है। आपको बता दें कि 9 जुलाई तक वेदर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश समेत उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा और दिल्ली, हरियाणा में अलर्ट जारी है। ऐसे में पहाड़ी राज्यों में प्रशासन की ओर से पर्यटकों से खास अपील की गई है कि वे पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख ना करें, क्योंकि बरसात के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख करना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। नदियां उफन रही हैं, पहाड़ खिसक रहे हैं। बारिश की मार से पहाड़ों से लेकर मैदान तक बर्बाद हो रही हैं। चारों ओर पानी के बाद संकट बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश महासंकट बन चुकी है। जगह जगह आसमानी बारिश आपदा को दावत दे रही है। जगह जगह बारिश भारी बर्बादी को चेतावनी दे रही है। मणिगढ़ के चोंच नाला में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर सामने आया। बारिश के बाद महज एक छोटे से नाले ने अपना रौद्र रूप दिखाया। आसपास के घरों को उफनते नाले ने अपनी चपेट में ले लिया। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। घटना के बाद से कई लोग लापता भी हैं। हमारे इतने नज़दीक, हम घर से पैदल चल के वो तो रोड पे ही है कंपनी। न कोई हमारे लिए जेसीबी वगैरह भेजा है, न कुछ नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि हमारा आज तक कोई भी मदद नहीं कर पा रहा है। ये कंपनी एक डैम आगे है, इसके जो है देखो हमारे यहाँ पे आगे पेड़ पौधे है, गाय है, हमें चलने के लिए ना रास्ते सब कुछ खत्म हो गया है। यहाँ पे देखिए बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया है। उधर हिमाचल की दूसरी राजधानी माने जाने वाले धर्मशाला का भी कुछ ऐसा ही हाल है। धर्मशाला में वेदर अलर्ट के साथ साथ पर्यटकों से अपील की है कि प्रशासन की ओर से चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट पर पर्यटक न जाएं। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस बार प्रशासन ने पहले ही कई तरह के जो हैं वो आदेश जारी कर दिए हैं कि नदी नालों के पास कोई नहीं जाएगा। जहां पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं वहां पर भी कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। और इससे पहले कि अगर कोई व्यक्ति वहां जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो प्रशासन कार्रवाई भी कर सकता है। तो फिलहाल येलो अलर्ट का जो है वो जारी है और हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में भी अलर्ट जारी है। नदी नालों के पास पर्यटक जो है वो खास करके ना जाएं, क्योंकि अभी भी मौसम खराब बना हुआ है और आने वाले 2 दिनों तक जो है मौसम खराब बना रहेगा और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। उधर किन्नौर की ठंगी नाले में भयंकर बाढ़ आई है। लगातार हो रही बारिश के बाद नदी से लेकर नाले रौद्र रूप ले रही हैं। सतलुज नदी का जलस्तर भी उफान पर है। लैंडस्लाइड की खबरें सामने आना तो मानो आम बात हो गई है। बारिश के बाद जहां पहाड़ खुद खतरे में है, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बारिश पर्यटकों के लिए कितनी परेशानियां खड़ी कर सकती है। पर्यटकों को लेकर जिला उपायुक्त ने अपील की है कि पहाड़ों की ओर अपना रुख न करें। शिमला के झाकड़ी के पास बरोनी नाला में नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध है। भारी बारिश के कारण नाले में मलबा आ चुका है। शिमला जिले के ढली टनल के पास भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन में एक युवती की मौत तो 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पहाड़ों पर कुदरत का कहर फूट फूट कर बरस रहा है, तो मैदानी इलाकों में भी कुदरत अपना कहर ढा रही है। असम और मुंबई के हालातों से तो सभी वाकिफ हैं। दिल्ली समेत हरियाणा के कई जिलों में भी वेदर अलर्ट जारी किया गया है। घरों के बाहर की गलियां और सड़कें मानो तालाब बन चुकी हैं। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है, जो बड़ी बर्बादी की दस्तक दे रहा है।
बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। लगातार हो रही बारिश का असर अब लोगों की श्रद्धा पर भी पड़ रहा है। बारिश के कारण पैदा हुए संकट का समाधान कब तक और कैसे मिलेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन डूबते घरों के बीच प्रभावित लोगों की उम्मीदें ही इनकी ताकत है। उत्तरी भारत के कई राज्यों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है तो नाले भी उफान पर है। कुल्लू में बादल फटने से जहां भारी तबाही का मंजर देखने को मिला, वहीं हिमाचल प्रदेश के बाकी जिलों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैदानी इलाकों में भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। पृथ्वीपुरा के इंटरनेशनल रेसलर शुभम का उसके ससुराल उत्तम नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। इंटरनेशनल रेसलिंग खिलाड़ी शुभम, जिसने न सिर्फ अपने नाम का परचम हरियाणा बल्कि देश से लेकर विदेशों में फहराया। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट प्रोफेशनल रेसलिंग के पहलवान राव पृथ्वी सिंह उर्फ शुभम का शव दिल्ली में उसके ससुराल में पाया गया। ससुराल पक्ष की माने तो शुभम की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हुई है। वहीं परिजनों के आरोप है कि ससुराल पक्ष ने शुभम की हत्या की। आपको बता दें, शुभम और उसकी पत्नी के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी। दोनों के बीच चल रही अनबन के बाद पत्नी अपने मायके चली गई। मौत से 24 घंटे पहले शुभम अपनी बच्ची से मिलने के लिए अपने ससुराल निकला था, लेकिन अब उसकी मौत की खबर सामने आई है। मुझे कल घर से बता के गया था कि मैं वहाँ ससुराल बेटी से मिलने जा रहा हूँ। तो वहाँ जाने के बाद अब 5-7 दिनों से उन मर्द वीरों में दोनों में थोड़ा झगड़ा चल रहा था। तो अपनी बेटी को मिलने के लिए गया था, बेटी को उन्होंने मिलाया नहीं। फिर उनका झगड़ा हुआ वहाँ, और उसमें उन्होंने वहाँ पॉइजन खिला दिया। उनके घर ससुराल वालों ने, जो इनकी वाइफ थी सुरभि भाटी, उनने उनकी माँ और उनका एक भाई था साथ। पहले उनके साथ मारपीट की, फिर उनको किस चीज़ में पॉइजन दिया। फिर वो घर से बाहर आया है। बाहर क्रेन वाला बंदा था उसके साथ। उसने कहा क्या हो गया, बोला ऐसे ऐसे बात हो गई। उसने फेस पे लाइव भी किया, फेसबुक पे भी, कि बोला ऐसे मेरे को मारना चाह रहे हैं। और उनका मास्टर प्लान यही था कि वो बस पैसे ऐंठने का काम था उनका, जो उन्होंने ऐंठ लिए थे। 1 से 1.5 करोड़ रुपया बताया। वहीं मौत से कुछ घंटों पहले शुभम अपने फेसबुक पर लाइव था। इस दौरान शुभम ने अपने ससुराल वालों के साथ हुई लड़ाई का जिक्र भी किया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने मृतक खिलाड़ी के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। शुभम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम का माहौल छा गया। पूरा गांव शुभम की मौत की शोक में डूब गया। और उसने आखिरी तक हॉस्पिटल तक करता रहा, मारो मत, मुझे मारो मत, मेरी बेटी से मिला दो। ये डॉक्टर के पास भी रिपोर्ट है और पुलिस ने भी ऐड कर रखी है। उसके वहाँ पुलिस ने कार्रवाई जिप्सी भेज के बुलाया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया और हमें इन्फॉर्मेशन दिया। वहाँ हमारा 2 बटेऊ थे, ये 2 भंजी थी, पूछ लिए थे ना। कार्रवाई रोक का आ गए हम 3 दिन के लिए। अब हम बयान नहीं दे सकते, हमारी जवान मौत है। 3 दिन बाद हम जाएंगे और रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। अब वहाँ लड़की भी, वो भी थाने में थी, तो वहाँ कोई टकराव भी हो सकता है, इसलिए हम आ गए। शुभम के परिजनों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने शुभम से करोड़ों रुपए हड़पे। वहीं शुभम की मौत से कुछ दिन बाद ही परिजन इस पूरे मामले में कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करवाएंगे। आपको बता दें, शुभम उर्फ राव पृथ्वी सिंह प्रोफेशनल रेसलिंग में हाल ही में सिंगापुर में अच्छा प्रदर्शन कर घर वापस लौटे थे। शुभम की मौत को फिलहाल सुसाइड बताया जा रहा है, जबकि परिजन उसे हत्या बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शुभम की मौत के पीछे की वजह क्या सामने निकल कर आती है। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी किसानों और युवाओं के लिए एक कदम आगे बढ़ा रही है। यूनिवर्सिटी की तरफ से किसानों और युवाओं को ड्रोन से स्प्रे करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग का फायदा ये होगा कि इसके बाद इन्हें पायलट का लाइसेंस भी मिलेगा। करनाल में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने कहा कि बागवानी विश्वविद्यालय आयोटेक वर्ल्ड नामक कंपनी जो कि ड्रोन बनाती है, उनके साथ एक MOU साइन कर चुका है।
इसके तहत किसानों युवाओं को ट्रेनिंग देकर पायलट का लाइसेंस दिया जाएगा। MHU किसानों युवाओं को खेती में इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग देकर पायलट का लाइसेंस देने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। नई टेक्नोलॉजी में ड्रोन महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे न केवल स्प्रे ठीक ढंग से हो पाएगा बल्कि इससे पेस्टिसाइड की भी बचत होती है। तो हम जितना भी पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं और दूसरी चीज़ें करते हैं तो पर्यावरण उसमें दूषित होता है। अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे तो ज़्यादा उसमें दूषित होगा, पानी भी दूषित होगा। तो इसके हिसाब से अगर हम स्प्रे करेंगे, क्योंकि कम पेस्टिसाइड यूज होगा तो पर्यावरण भी इसमें ठीक रहेगा। और दूसरा, क्योंकि इसमें हम कहीं भी ज़्यादा यूज नहीं करेगा एक साथ स्प्रे होने की वजह से, तो हम देखते हैं कि पर्यावरण पे भी दूषित होने से इसका प्रभाव पड़ेगा। पेस्टिसाइड की मात्रा कितनी होगी, कितनी ऊंचाई पर इसे उड़ा सकते हैं, कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए, इसके अलावा भी MHU ड्रोन पर सभी प्रकार की स्टडी के साथ साथ किसानों को ड्रोन की खेती में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जी इससे एक तो जैसे जमींदार या स्प्रे करता था उसकी डेथ हो जाती थी, चढ़ जाती थी, उसको दवाई चढ़ जाती है। और जो ऊंचे पेड़ है उनके ऊपर नहीं सही वो होती, स्प्रे नहीं हुई थी। और जैसे खेत में बड़का वो करें था, दवाई करे थे तो उससे काफ़ी पौधे टूट जाते, तो वो भी उसके लिए भी फायदेमंद है। और जी एक रोजगार का भी अवसर है लाइसेंस लेके, और जो ड्रोन ले हम तो बहुत बढ़िया पहला जी, बहुत। ट्रेनिंग के बाद खेती के उपयोग के लिए ड्रोन चलाने के पायलट का लाइसेंस भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग 5 से 6 दिन की होगी। अगले महीने से MHU ट्रेनिंग शुरू कर देगा। ड्रोन से स्प्रे करने से फसल में सही मात्रा में दवा का इस्तेमाल होगा। साथ ही ड्रोन की तकनीक किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। इससे किसानों के पैसे की तो बचत होगी ही, साथ ही उनके समय की भी बचत होगी। बरसाती सीजन में खनन का कार्य बंद होने के बाद भी एक बार फिर से खनन ठेकेदारों की मनमानी सामने आई है, क्योंकि यमुना नदी के किनारे नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन किया जा रहा है। बरसात की दस्तक के बाद से नदियां उफान पर हैं। मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ों तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नदी नालों के पास न जाने की हिदायत दी गई है। कई क्षेत्रों में बड़ी आपदा की चेतावनी भी जारी की गई है, लेकिन आपदा की चेतावनी के बीच कुछ लोग अवसर तलाशने में जुटे हैं। यमुनानगर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां वैसे तो बारिश के दिनों में प्रशासन सख्त है, बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि बरसात के इस मौसम में भी अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है, जिसे लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। गुमथला जठराना क्षेत्र में यमुना नदी के अंदर आप अगर जाएं तो सैकड़ों की संख्या में अंदर प्राकृतिक धरा को मोड़ने के लिए बांध बनाए गए हैं और बड़ी बड़ी चट्टानें, रेत के पहाड़ अंदर जो खनन माफिया द्वारा खोदे गए थे वो अंदर आज भी मौजूद हैं। और जो खनन की गई थी वो 30 से 40 फुट गहरी की गई थी, उसके जो चिन्ह हैं वो आज भी अंदर हैं। आप आए हैं अंदर से तो आपने देखा होगा कि किस तरह के हालात हैं। देखिएगा, मुख्य सचिव जी ने आदेश किए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से माध्यम से कि भी अधिकारियों को कि भी अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। मैं कहना चाहता हूँ, अधिकारियों की मिलीभगत के बिना अवैध खनन और ओवरलोड हो ही नहीं सकता। याचिका में अवैध खनन के इस खेल में प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत बताई गई है। याचिकाकर्ता की माने तो बिना प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत के यमुना किनारे अवैध खनन संभव नहीं। आने वाला जो समय है हमारे क्षेत्र के लिए गंभीर रहेगा। ये अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ बोल के हरियाणा सरकार को गलत रिपोर्ट भेज रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। जहां हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार की तरह ओवरलोड पर और अवैध माइनिंग पर कड़ा प्रहार करना चाहती है, वहीं अधिकारियों की झूठी रिपोर्ट से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। लेकिन मौका के हालात जो है वो आज आपने देख लिए और कल को जनता भी देख लेगी, कल को अधिकारी भी देख लेंगे और कल को सरकार भी देख लेगी। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस अवैध खनन ओवरलोड की सीबीआई जांच की जाए। अगर इस प्रकरण की सीबीआई जांच होती है तो खनन माफिया के साथ साथ बड़े आला कमान अधिकारी भी धरे जाएंगे। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने अवैध खनन के कार्य की वीडियोग्राफी से जांच करवाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस पर रोक नहीं लगाई गई तो यमुना नदी से सटे कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है।
याचिकाकर्ता की माने तो अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यमुना से सटे कई गांवों में अस्तित्व को खतरा मंडरा सकता है। इसलिए अवैध खनन पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। करनाल और पलवल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां करनाल पुलिस ने शिक्षण संस्थानों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं पलवल पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग ग्रुप के सदस्य का नाम लेकर रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के करनाल में बीती 20 जून को स्कूल और कॉलेज की दीवारों पर खालिस्तान समर्थन के नारे लिखने का मामला सामने आया था, जिसके बाद जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। हालांकि इस संबंध में गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई थी और आरोपियों की तलाश में दिन रात दबिश दे रही थी। अब पुलिस को मामले में सफलता भी हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपी को सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर उसके घर से गिरफ्तार किया है। जून 2022 को सुबह हमें ये सूचना मिली थी कि करनाल में सिविल लाइन थाने के एरिया में स्थित 2 शिक्षण संस्थाओं की दीवारों पे कुछ खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे हुए हैं। ये सूचना मिलने पे पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची थी और उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई थी। उसके बाद में थाना सिविल लाइन में ही आईपीसी की धारा 153A, 120B और यूएपी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया था। मामले का अनुसंधान एडिशनल एसपी असंध के द्वारा किया जा रहा है। इसके दौरान हमने काफ़ी सारी सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया और जो भी हमें रिलायबल इनपुट्स मिले उसके आधार पे 5 जुलाई 2022 को एक आरोपी मंजीत, जो कि पटियाला का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। कल उसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया था और हमने 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। आरोपी से पूछताछ के दौरान प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि वो एक अमेरिका स्थित व्यक्ति के संपर्क में था, जो व्हाट्सएप के माध्यम से उसने उसको लोकेशन भेजी थी और उस लोकेशन के आधार पर ही दोनों यहाँ पर पहुँचे थे। उधर पलवल पुलिस को भी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पलवल में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के सदस्य का नाम लेकर एक होटल संचालक से हजारों रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस की एवीटी स्टाफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। दोनों ही मामलों में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में इन मामलों में और भी खुलासे होने की उम्मीदें हैं।